अस्सलाम वालेकुम। किसी मार्शल्लाई दौर के अंदर अगर रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लग जाए, इजहार राय के ऊपर कोई कदगन आ जाए, तो आपको बात समझ आती है कि एक जर्नैली हुकूमत है या आपको आइन मुअत्तल है, आपका शख्सी आज़ादियाँ सलब हैं, तो आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन एक पोलिटिकल गवर्नमेंट जमहूरी हुकूमत के अंदर रहते हुए अगर ऐसा हद तक इज़्ज़त का कानून पास हो जाए जिसके मुतल्लिक शुबात ये हैं कि आपको फ़िक्स करने के लिए बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है सारा कुछ सही आ रहा है, बहुत कुछ गलत आ रहा है, और उसको ठीक करने के लिए सियासी जमातों को, हमारी हुकूमत को, मुख्तलिफ़ इदारों को कुछ काम करने की ज़रूरत है। लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जब आपकी शख्सी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी मैटर करती है, तो उसके साथ किसी और की भी शख्सी आज़ादी और उसका जो अपनी पर्सनालिटी है, उसकी ज़ात है, वो जुड़ी हुई है। ये नहीं हो सकता कि आप मुंह खोलें और किसी को गाली लिख के सोशल मीडिया पे छापते हैं। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसा कानून भी नहीं बना सकते जो ऐसी लाठी और ऐसी तलवार बन जाए कि जब जिसका दिल आए किसी की गर्दन के ऊपर भी चला दे। आम तौर पर पहले मरहले में तो इसके विक्टिम कुछ हो सकता है कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स बने, कुछ जर्नलिस्ट बने, लेकिन अल्टीमेटली इसके लूज़र जो हैं वो पॉलिटिशियंस होते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं, जब इनकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होती है तो इनके अपने सोशल मीडिया सेल्स के लोगों को पकड़ के इनके अपने वज़ीर दाखिला जेलों में डाल देते हैं। इनकी अपनी FIA उठा के लोगों को ले जाती है और रिपोर्ट नहीं होते। तो ऐसा कानून बनाने से गुरेज करना चाहिए जिसकी आइन में और कानून में गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से पैमरा उसने कुछ नोटिफिकेशन किया है कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से। कोर्ट रिपोर्टिंग का रिटन ऑर्डर जो है सिर्फ वो रिपोर्ट किया जा सकता है। अब मेरे सामने एक बड़ा सवाल है इसके ऊपर। वो जो जज ऑब्जर्वेशन दे रहे होते हैं वो खिलाफ कानून दे रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन सारा दिन वो देते हैं और छपती है, अगर वो किसी कानून के दायरे से या आइन के दायरे से वो मावरा ऑब्जर्वेशन है उन जजों की, तो फिर आपको थ्रू अटॉर्नी जनरल उन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए या कानून साजी करनी चाहिए कि वो ऑब्जर्वेशन देते हुए कुछ नाप तोल लिया करें। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो इसका भी हो सकता है पहले मरहले में मेरे 4, 6, 8 जर्नलिस्ट साथी मारे जाएँ या कुछ सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो मारे जाएँ, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान दोबारा पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का और सियासतदानों का होगा। जब इनके केस चल रहे होंगे, इनको सिसिलियन माफिया, इनको कोई और वो चीज़ें ऐसी बनाई जा रही होंगी, कोई चोर डाकू कातिल इनको कहा जा रहा होगा, वो चीज़ें जब नहीं छपेंगी ना, नई रिपोर्ट होंगी, तो फिर ये रोएंगे, उसको कहेंगे कि ये शख्सी आज़ादियों के ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन आज सब कुछ अच्छा नज़र आता है। ये दुरुस्त नहीं है तरीका का। ना कोर्ट रिपोर्टिंग के ऊपर आप पाबंदी आयद कर सकते हैं। बाज़ रिमार्क्स जजेस दे रहे हैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त से, उस वक्त किसी एक जमात को सूट करता था तो वो चुप रही, फिर दूसरी जमात को कोई सूट करता था तो वो खुश रही। लेकिन हर एक जमात ने अपने अपने वक्त में इसका बेनिफिट जो है एंजॉय किया और दूसरे को टूटने दिया। तो इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ी, उसने नून लीग ने बेनिफिट किया। फिर साकिब निसार ने, बंदयाल ने और बहुत सारे और लोगों ने, इन्होंने आकर नून लीग की कमर तोड़ी और PTI ने बेनिफिट किया। अब हो सकता है कल को किसी और की जमात की PTI की बारी आ जाए या परसों किसी तीसरे की बारी आ जाए। वो तरीकाकार को मैं अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन आप पाबंदियाँ रिपोर्ट करने पे लगा रहे हैं, उस तरीकाकार को पहले तय कर लें जिसकी वजह से वो एक गठजोड़ की कैफियत पैदा होती है किसी हुकूमत को बनाने के लिए या किसी को गिराने के लिए। उसको ग्रेस करने के लिए आप सारे लोगों को काम करना चाहिए, और वो एक नहीं कर सकेगा, वो कलेक्टिवली पॉलिटिशियंस को करना पड़ेगा ये काम। क्योंकि पॉलिटिशियंस रात के अंधेरे में जब जाते हैं मिलने के लिए कि माई बाप हमारी खिदमत हासिल है, हम इनसे ज़्यादा बूट पॉलिश कर सकते हैं, तो वो फिर दूसरे को गिराते हुए उसको झिझक भी महसूस नहीं होती। वो तो अपनी खिदमत खुद ऑफ़र कर रहा है। तो ये तरीका कार आप छोड़ दें, अपनी खिदमत देनी छोड़ दें, किसी के कंधों पे बैठ के हुकूमत बनानी छोड़ दें, तो ना कोई जज बैठ के आपको चोर डाकू सिसिलियन माफिया कहेगा, ना कोई और ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन शख्सी आज़ादियों पर और इजहार राय पर ऐसी पाबंदियाँ मत लगाएँ जो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ जाएँ। हमें सोशल मीडिया के कुछ नॉर्म्स डेवलप करनी पड़ेंगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सतह के ऊपर भी जाके आपको इन बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा कि जहां आपको इजहार राय की आज़ादी हासिल है, वहां किसी और शख्स की ज़िंदगी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो कुछ ऐसा आप मत कहें या मत बोलें जिसकी ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना हमारी जो कल्चरल सोशल वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, ना वो उसकी इजाज़त देती हैं। वो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन पाबंदियाँ वही होनी चाहिए जो काबिल कबूल हों, आइन और कानून की रोशनी में, ऐसी ना हो जो बिल्कुल एक मार्शल्ला के दौर की याद ताज़ा कर दें। तो ये प्रोग्राम का इब्तिदाइया है। कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको सुनाते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। आज एक बैरिस्टर गौहर की तरफ से बयान आया है कि इमरान खान गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे जो आजकल के मसाइल जुड़े हुए हैं, घूम फिर के उसके अंदर PTI का एक सेंट्रल रोल आ जाता है। PTI और इस्टेब्लिशमेंट आपस में बात कर लें, मुफाहमाना रवैया अपनाएं और एक पॉलिटिकल डायलॉग हो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI तीनों बड़ी जमातें आपस में डायलॉग करें। इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ भी इंटरेक्ट ये कर लें, लेकिन पहले आपस में बैठ के SOPs वज़ा कर लें कि ये SOPs है
आज से हमारा ये नया चार्टर है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले जो बना था उसके बनते साथ ही पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ से दुबई में मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे। वो तरीकाकार नहीं होना चाहिए कि अभी एक आप चार्टर तय करें और एक तीसरी जमात जाकर रात को मिल रही हो बातचीत करने के लिए। आप एक चार्टर तय करें कि हम जमहूरी तरीके से ही आएँगे और जमहूरी तरीके से जाएँगे। रात को चोरी छुपे मुलाकातें करके किसी की हुकूमत बनाने और गिराने के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। और फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लें, फिर आप जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड लें। साल 6 महीने में ये मसाइल, हम जो फसाद है ना पाकिस्तान में, इसका रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहला स्टेप जो है, पहला कदम जो है वो बातचीत है। और बातचीत सियासतदानों की होनी चाहिए। वो नहीं करेंगे ना दोबारा मार खाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जीत जाएं इस तरीके से। बैरिस्टर गौहर ने आज बातचीत के लिए क्या कहा, दिखाइएगा जी। हमने कहा मैं बात भी करना चाहता हूं तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आइन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। क्लेश ऑफ टाइटन है, इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। को कहते हैं आम माफी हमारे तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में, वेरी वार्म वेलकम। और राना सनाउल्लाह साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं बराए बैनुस्सूबाई राब्ता। राना साहब, आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ, आपको नई वजारत भी मिली है, उसकी भी आपको मुबारकबाद। सर, पहले तो ये जो नए कवानीन है, थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कर दें। आप तो पंजाब में बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करके आए हैं। कुछ ऐसी पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए जो बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और जो शख्सी आज़ादियाँ उससे मुतसादिम हो। जो हद तक इज़्ज़त का कानून है उसी ज़ुमरे में आता है। नहीं, मेरा ख़्याल है कि कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी तो नहीं है उसमें, लेकिन कुछ चीज़ों पे, यानी बाज़ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर कोर्ट्स और जज साहबान भी बाद में नाराज़गी का इजहार करते रहे हैं कि जी हमने ये बात इस तरह से तो नहीं की थी, तो जिस तरह से रिपोर्ट हुई है। और फिर पिछले दिनों में कुछ ऐसा होता रहा है कि अगर बात उस पैराए में नहीं भी हुई तो रेड अलर्ट जो है वो इतनी धूमधाम से चलाए गए कि फिर दूसरी तरफ से भी जो है वो अगले दिन तकारीर जो है वो शुरू हो गई। और ये एक वाज़े तौर पे यूँ महसूस हो रहा था कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी जो है ना, ये कोई मामला जो है वो चल रहा है। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करने के लिए लेजिस्लेशन में कुछ ऐसे जो है वो प्रिंसिपल ड्रा होने चाहिए कि इससे बचा जा सके। दूसरा ये है कि इस बात को तो हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं, या ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी तंजीमें इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं, वो भी ये कह रही हैं कि बिल्कुल ये लॉ बनना चाहिए, हम इस लॉ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे साथ सही तौर पे जो है वो नहीं किया गया। तो ठीक है, अगर कोई उसमें कमी बेशी रह गई है तो कंसल्टेशन जो है वो अब भी हो सकती है। कोई भी कानून जो है वो कोई सर जजेस की ऑब्जर्वेशन के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि रिपोर्ट ही नहीं होगी। ये पाबंदी दुरुस्त नहीं है। ये आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? मैं तो इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। ये दुरुस्त नहीं है कि आप कहें कि जजेस की ऑब्जर्वेशन आप रिपोर्ट नहीं करें। नहीं, आपके इल्म में है कि नहीं, इसका कोई तरीकाकार देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे जो जजमेंट्स हैं वो बाकायदा जज साहबान खुद अप्रूव करते हैं कि अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। तो सर वो तहरीरी फैसला होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। तो पैमरा यही चाहती है कि तहरीरी फैसला ही जाए, जो ऑब्जर्वेशन है वो ना जाए। ऑब्जर्वेशन कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो आप उससे एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं सर? चले ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन मैं कोई बात कर रहा हूँ, सुनने वाला जो है वो अपनी मर्ज़ी से सुन के उसमें 2 लफ्ज़ों का या 1 लाइन का इजाफा करके रेड अलर्ट चला देता, तो उसके ऊपर भी तो कोई पाबंदी होनी चाहिए ना। या तो ये है कि अगर मैंने उसके लिए आप तरीकाकार बना सकते हैं कि मिस रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन तो फिर मिस रिपोर्टिंग का नहीं तो मिस रिपोर्टिंग का ही है ना। मिस रिपोर्टिंग के ऊपर नहीं सर, अभी मिस रिपोर्टिंग नहीं है, अभी तो ऑब्जर्वेशंस को रिपोर्ट करने पे पाबंदी है। मिस रिपोर्टिंग तो आप पहले भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसकी रिबटल जारी कर सकते हैं। चले इसमें ऐसा हो सकता है कि जो रिमार्क्स जज साहबान दें तो बाद में उनसे अप्रूव करवा लिए जाए कि जनाब ये बातें आपने फरमाई हैं तो हम इनको रिपोर्ट कर दें। इतनी तो उनको आप अहमियत दें
कि बाज़ औक़ात ऐसे रिमार्क्स जो है वो रिपोर्ट हो जाते हैं, बात वैसे हुई नहीं होती। बात करने और ये रिपोर्ट बहरहाल करने आपकी में काम ज़मीन ये आसमान काबिल का सताइश फ़र्क हो नहीं है, जाता आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कल आप इसको भुगतेंगे। आमतौर पर सियासी हुकूमतें ऐसी चीज़ें भुगता करती हैं। आप आज मुतारिफ करवाएंगे ना, कल आप नहीं, भुगतेंगे। तो हद आप तक इज़्ज़त का कानून भी इसी तरह का है। नहीं, लेकिन मामला ये है मलिक साहब कि आप मुझे बताएं कि रिमार्क्स जो हैं वो इस तरह से, जिस तरह से रिपोर्ट मीडिया करता है, कभी जज साहबान की भी ये मंशा हुई है कि आप इनको इस तरह से रिपोर्ट करें? बाद में जज साहबान अक्सर औक़ात ये कहते रहे हैं कि जनाब ये हमने तो इस तरह से बात की नहीं थी, तो आपने ये बात किस तरह से रिपोर्ट कर दी? तो क्या इस मामले में मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब हों, साकिब निसार हों, बंदियाल साहब हों, सब के जो कमेंट्स थे या ऑब्जर्वेशंस थी, उनकी मर्ज़ी और मंशा यही होती थी कि टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो, कल सुबह उर्दू अखबारात की बड़ी सी मोटी मोटी हेडलाइन छपी हो, तो वो इसीलिए ऐसी ऑब्जर्वेशन देते थे, नहीं तो ना देते। पहले इफ्तिखार चौधरी साहब से पहले ये रुझान कम था, उसके बाद ये रुझान ये तो मलिक साहब आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। बाज़ जजेस ऐसे थे जो कुछ रिपोर्टर्स का इंतज़ार किया करते थे। वह इफ्तिखार चौधरी साहब के मतलब मशहूर था कि वो देखते हैं कि ये रिपोर्टर नहीं है तो अभी रुक जाओ, अभी वो आ जाएगा तो फिर वो ऑब्जर्वेशन आती है। तो मैं तो आपको मजाक वाली बात नहीं बता रहा, संजीदा बात बता रहा हूँ। लेकिन मलिक साहब फिर ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। इसके लिए आपको कोर्ट प्रोसीडिंग के तरीकाकार को करना चाहिए, ना तो रिपोर्टिंग को पाबंदी लगा दें। और नहीं तो फिर अगर रिमार्क्स इस तरह से दिए जाते हैं, इस तरह से दिए जाने हैं, ये उनके पसे पर्दा मकासद हैं, तो फिर ये क्यों रिपोर्ट हो? ये जो उन्होंने फिर रिपोर्ट करवाना है फैसला करें, फैसले करें ना, उनके जजेस के फैसले बोलने चाहिए। आप वो काम कर रहे हैं जो कल आप लोगों के लिए नुकसान का बायस बनेगा। मतलब आप पिछले 10 सालों की कोर्ट रिपोर्टिंग उठाएं। पहले पीटीआई की कमर तोड़ी गई थी आपके दौर में, आप लोग बेनिफिट करते रहे। फिर साकिब निसार और बंदियाल साहब के और खोसा साहब के ज़माने में जो कुछ आपके साथ हुआ, आपने भुगता, आपको पता है। आप उनका तरीकाकार वजह करें कि वो कुछ ऐसे वो डायलॉग वगैरह ना वहाँ बोले जाएं, या बड़क सुल्तान राय स्टाइल में ना वहाँ मारी, लेकिन जो ड्यू कोर्स में जो सही उनकी ऑब्जर्वेशन है वो तो रिपोर्ट होनी चाहिए। जी मलिक साहब, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होनी चाहिए और इसके ऊपर कोई तरीक़ाकार जो है वो वज़े होना चाहिए। बिल्कुल मैं इसके हक़ में हूँ, इसके लिए बात हो सकती है। अच्छा, इसमें अगर कोई पहले कंसल्टेशन शोएब शाहीन साहब से भी इस पर आए थे। शोएब साहब, आप तो कानूनदान नहीं है, तहरीके इंसाफ का कोई तो मौका भी देंगे, कानून जो है ना वो पाबंदियां जायज़ हैं। आखिर तो नहीं होता, वो उसमें बाद में अमेंडमेंट्स हो सकती है। देखिए साहब, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं, SOP तरीक़ाकार बनाने में कोई हर्ज नहीं, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स कि जजेस की कौन सी ऑब्जर्वेशन को आपने रिपोर्ट करना है, कौन सी नहीं करना। ये सिर्फ जजेस की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्टिंग पूरा एक सब्जेक्ट है। वकील आया है, क्लाइंट आया है, पार्टी आई है, उसके अंदर वकील के क्या क्रक्स ऑफ द आर्गूमेंट्स थे, उसने क्या बोला, जज की उसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन आई, फिर डिफेंस काउंसिल ने क्या कहा, उसके ऊपर जजेस के क्या उनकी ऑब्जर्वेशन थी, और फाइनली कोर्ट ने या एडजर्न कर दिया या रिज़र्व कर दिया या शॉर्ट ऑर्डर दे दिया। ये 3 चीज़ें होती हैं ना। इसमें सिर्फ जज की ऑब्जर्वेशन ही सफिशेंट नहीं होती, ये पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक सिस्टम है। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग, दुनिया पूरी लाइव स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हो गई है, तमाम जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। जब आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करेंगे, ना तो वो अदलिया दुरुस्त होगी, ना वो निज़ाम इंसाफ दुरुस्त होगा, ना उसमें प्रोसिक्यूशन दुरुस्त होगी, ना डिफेंस दुरुस्त होगी। आप जो चीज़ भी है सबके सामने लाइव चलाएं और उसके साथ मुझे बताएं। बल्कि ये तो पार्लियामेंट की तरह जो कुछ वहाँ गुफ्तगू हो रही है सारी की सारी ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट उसके तैयार होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, वकील बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पड़े होने चाहिए, वेबसाइट पे पड़े होने चाहिए, और वो फाइनल आने के बाद उसको बाद में ये फैसला लिख लें। और बाहर की दुनिया में ऐसे हो रहा है, जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन वकील है या पिटिशनर साइड का वकील है, डिफेंस साइड का वकील है, वो सारा कुछ वो उसमें टाइप होता जाता है।
और फाइनल जो 1 सफ़े का है, 2 सफ़े का है, 10 सफ़े की है, वो फाइंडिंग्स आती हैं। वो हमारे आर्गूमेंट्स भी वो अपनी मर्जी से ना लिखें। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे आर्गूमेंट्स मेरे मर्जी से होने चाहिए। अच्छा, मतलब कोर्ट्स के अंदर ऐसी शिकायत भी आई कि जो खुली अदालत के अंदर कहा गया फैसला ज़ुबानी था, तहरीरी फैसला कुछ और आया। बहुत सारे केसेस में उसका तदारुक ये नहीं है कि आप मेरी रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाएं, उसका तदारुक ये है कि वहाँ उस निज़ाम को और शफाफ बनाएं, ज़्यादा शफाफ बनाएं। आप उसको पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड करें, पूरी तरह उसकी वीडियो ऑडियो दोनों उसमें टाइप होनी पहले चाहिए। तो एक जस्टिस सतन मनीला ने और काजी फायजी साहब ने अच्छा काम किया है, ये जो वीडियो लाइव चैनल स्ट्रीमिंग वाली पे ये बात इसको अच्छी और बात है। खोलें और बड़ा करें और एक ट्रांसक्रिप्ट बनाएं हर केस की ऑब्जर्वेशन का और उसको उसमें उसकी सुप्रीम मौजूद कोर्ट की होनी चाहिए। वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें। जैसे देखें पार्लियामेंट के अंदर आप करते हैं ना, तो यहाँ क्यों नहीं? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ वाले केसेस है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बल्कि हर केसेस में हो जानी चाहिए। अच्छा, उससे आगे मैं आ दूँ। अब जो आपने 2 किस्म की बात की है, एक ये है कि जो पैमरा ने नोटिफिकेशन किया है, और एक वो हद तो तक इज्जत का टोटल, दूसरा हद तक इज्जत, टोटल उसने पाबंदी लगा दी है। कोई रिपोर्टिंग आप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे रिटर्न ऑर्डर के अलावा। अच्छा, अगर रिटर्न ऑर्डर ही आना है तो आप अदालत में क्या करने आते हैं? रिटर्न ऑर्डर तो आपके घर पहुंच जाएगा। और जो राणा साहब कह रहे हैं ना कि प्रूफ फॉर रिपोर्टिंग, वो है प्रूफ फॉर रिपोर्टिंग होती है जो हमारे लॉ जर्नल्स छपते हैं, उसके अंदर उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता है ताकि वो आइंदा के लिए लोगों को एक गाइडेंस प्रोवाइड हो, जिसको प्रेसिडेंट लॉ आप बोलते हैं। सपोर्ट करते हैं कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो और इसके ट्रांसक्रिप्ट जाएं ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। जब तक आप जब पाबंदियां लगाएंगे, जब बंद कमरों में ड्राइंग रूम की तरह इसको करने की कोशिश करेंगे, उसमें खराबी आएगी, मिसयूज होगा। मिसयूज होगा। अब आता हूँ हत्या की इज्जत के लॉ की तरफ। उसके अंदर तो इतने ब्लंडर्स हैं, मैं समझता हूँ कोई रीज़नेबल आदमी उसको कोई सपोर्ट नहीं कर पा सकता। मैं आपको चंद एक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली खराबी क्या है? जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है, मुझे बताएं उसमें मैं आप सिर्फ नहीं है, हर वो शख्स जिसने एक भी कोई वीडियो चढ़ा दी, कोई एक व्हाट्सएप कर दिया, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी किसी ने पोस्ट किया हुआ है तो वो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन में आ गया, नंबर 1। नंबर 2, आप आगे आए, उसके सेक्शन 12 में कोर्ट प्रोसीडिंग्स में फिर रोकी हुई है। सेक्शन 12 के तहत कोई भी शख्स, इवन वकील भी बाहर जाकर कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोल सकेंगे। तो उसके अंदर भी ये एक शिकरा बुरी फैसले पे जुर्माना हो जाएगा, शिकायत कुनिंदा जाके तो घर जाके चल सो जाएगा और जिस पे इल्ज़ाम लगा होगा वो मैं उसी पे आ रहा था। नेक्स्ट उसमें है सेक्शन 8 कि भाई अपॉइंटमेंट के लिए जो सिटिंग चीफ जस्टिस भेजेगा ना, नाम 3 भेजेगा इनको, ये उसमें से सिलेक्शन करेंगे, या पसंद नहीं आएंगे तो वापस भेज देंगे, उनमें से फिर नई लिस्ट आएगी जब तक कि इत्तेफाक नहीं हो जाता। यानी जुडिशल कमीशन की पावर ले ली। फिर सेक्शन 8 सब सेक्शन 6 ने एक और कारनामा किया है इसमें, 18 महीने के अंदर उसकी रिव्यू कमेटी बनेगी, 18 महीने की कारकर्दगी देखेगी, उसमें इंटेग्रिटी, सूटेबिलिटी एंड फिटनेस को भी डिटर्मिन करेगी कि बंदा हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, इसकी इंटेग्रिटी है कि नहीं है, और सिटिंग जज के बारे में। और जब चाहेंगे 18 महीने के अंदर अंदर उसको वापस कर देंगे। यानी कि तुम जाओ भाई, हम तुम्हें निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया अपनी तरफ से। पहले ट्रिब्यूनल्स और ऑल पावरफुल, यानी सुप्रीम किसी को भी सजा दे दें पकड़ के। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है कि सिटिंग जज की इंटेग्रिटी, सिटिंग जज जो प्रोसीडिंग है ट्रिब्यूनल्स की, उनको आप किसी कोर्ट में जाके चैलेंज भी नहीं कर सकते, रुकवा भी नहीं सकते। वो तो फिर मेरा ख्याल है वो तो अलग चीज़ होगी, क्योंकि फिर तो रेट फिर भी हो सकती है, मगर एक सिटिंग जज बैठा होगा। अच्छा, यानी जो जुडिशल काउंसिल की पावर है वो भी इन्होंने अपने पास रख ली। उससे आगे चलें, आपको अगर मैं बताऊँ इसमें क्या गलतियाँ हैं। नेक्स्ट कर दिया लीव टू डिफेंड, यानी आपने वक्त पे गए नहीं अदालत में, या आपने ये जाकर रिक्वेस्ट नहीं की कि जनाब मैं डिफेंस करने का मुझे अख्तियार दिया जाए जवाब देने का। अगर उसने जवाब ना दिया, देने का अख्तियार ना दिया, या आपने वक्त पे वो जवाब के परमिशन नहीं मांगी, तो उसी वक्त खड़े खड़े डिग्री हो जाएगी, खड़े खड़े डिग्री हो जाएगी उसको। मतलब इसका मोटे लफ्ज़ों में अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इसने ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की है, तो उसको ये कौन बगैर कि हद तक इज़्ज़त के ज़ुमरे में आता है या नहीं, या इससे किसी की साख को नुकसान पहुंचा है कि नहीं, वो बुरी फैसले में मुझे जुर्माना भी कर सकता है और सज़ा भी दे सकता है। वो बाकी चीज़ें बाद में तय होंगी। उसके लिए 2 खराबियां हैं इसके अंदर। एक तो यह है कि आप जाएंगे, आप कहेंगे जी मेहरबानी करें मुझे इजाज़त दें, मैं जवाब जमा कराऊं, या मुझे डिफेंड करने की इजाज़त दें। अगर जज कहे नहीं, या आपने वक्त पे जमा नहीं कराया, तो आपको जुर्माना उसी वक्त हो गया। उसके बाद एक सेक्शन 17 है जो आप कह रहे हैं, यानी ओनर्स टू प्रूव, जो मुद्दई होता है उसने साबित करना होता है कि वाकई उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है। वो कहते हैं नहीं, उसने एप्लीकेशन दे दी, अंडरस्टूड है कि उसकी रेपुटेशन खराब हो गई और आपको भुगते आप ब्रेक ले लें जी। और ये कानून में ऐसा नहीं होता। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब, हद तक इज़्ज़त का कानून, शुएब साहब ने तो अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी, आप बताइए इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, या इसकी इस्लाह के लिए तैयार हैं या नहीं?
देखें, जहाँ तक इसको जस्टिफाई करने की बात है तो इसमें तो मलिक साहब कोई नहीं ये कह सकता कि एक ऐसा कानून जो रेगुलेट करे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो वल्गैरिटी और जिस तरह से लोगों की जो है वो हद तक इज़्ज़त की जाती है और किस तरह से लोगों को जो है वो लोगों की बाज़ मामलात में और ख़ास तौर पे वो लोग जो यानी आम शहरी हैं जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम सियासतदान तो फिर इन चीज़ों से जो है वो थोड़ा बहुत किसी हद तक आदी हो जाते हैं, तो उनकी जो है ये लाइफ बर्बाद कर देते हैं लोग। ऐसे स्कैंडल्स और ऐसी चीज़ें जिनका हकीकत में कोई वास्ता नहीं होता। तो इस वल्गैरिटी को रोकने के लिए एक ऐसा कानून जो इफ़ेक्टिव हो, मौसर हो, और जो एक आदमी जब कंप्लेंट लेके आए तो ऐसा ना हो कि उसको ही जो है वो उल्टा जो है वो उसको हिसाब देना पड़ जाए। जो उसके लिए आसानी से अपना जो विक्टिम है उसकी जो है वो हक रसी करता हो, ऐसा कानून जो है वो बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। कोई इससे इनकार नहीं कर रहा। सहाफ़ती तंजीमें जो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं वो भी ये कह रही हैं कि जी हम ये नहीं कहते कि कानून नहीं बनना चाहिए, कानून बिल्कुल बनना चाहिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रेगुलेशन जो है वो आनी चाहिए। सर अभी तो राना साहब सूरत ये है कि जिसके ऊपर आप चार्ज लगाएं कि इससे मेरी हद तक इज्जत हुई है, लाख मुतासिर हुई है, उसके बाद वो पढ़ने पड़ा रहेगा, आप चाहे घर जाके आराम करते हैं। नहीं तो वो क्यों ऐसा करे? किसी को क्या डिटरमिन तो हो जाएगा उसने ऐसा कुछ किया है कि नहीं, ऊपर जो है वो बेबुनियाद इल्जाम लगाने का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले साबित तो हो जाए। हाँ। साबित हुए बगैर ही सजा तो नहीं ना होनी चाहिए। नहीं तो साबित नहीं तो अगर साबित करने में ही आप 1 साल जो है वो खज्जल होते रहे अदालतों में साबित करने के लिए, तो फिर आप कहेंगे कि इससे बेहतर था कि मैं और 10 गालियां खा के भी खामोश बैठा रहता और ये जो मुसीबत मैंने उठाई है इसको आपने फिक्स करना होगा, तो वो तो एक ही आपके इल्ज़ाम से फिक्स हो जाएगा, फिर ये तो काम आसान हो जाएगा। क्योंकि उसकी लिस्ट के अंदर मैंने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो कवर होते हैं, फिर तो सारे जिसको मर्जी आप फिक्स कर दिया करेंगे। इल्ज़ाम आया, बंदा अंदर 30 लाख रुपए जुर्माना भुगतो, उसके बाद देखेंगे इल्ज़ाम साबित होता है कि नहीं। देखें मलिक साहब, आपने बात को जो है ना वो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात आपने कर दी है कि मिसयूज़ होगा। कानून की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं है, उसकी जस्टिफिकेशन से कोई इनकार नहीं है, उसको मौसर होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। बात यह है कि ये मिसयूज़ ना हो। तो ठीक है, इसके लिए जो है वो जो बैरियर्स लगाए जा सकते हैं कि मिसयूज़ ना हो, उसके ऊपर बात होनी चाहिए और जो तय हो उसके मुताबिक बिल्कुल ये जो है वो बैरियर्स वहाँ कानून में होने चाहिए कि वो मिसयूज़ ना हो। जो किसी की हद तक की इज़्ज़त करता है, जो किसी के ख़िलाफ़ किसी को स्कैंडलाइज करता है। अब आप देख रहे हैं ये जो वीलॉगर्स हैं, एक आदमी उठता है, ना वो सहाफ़ी, ना उसका कोई उसकी डिग्री, ना उसकी कोई रजिस्ट्रेशन, ना उसकी उसको कोई सनद, वो उठ के जनाब वो जो चाहता है वो बोल देता है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारा बड़ा जो इशू है इस वक्त, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं जो आप सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस वक्त घूम फिर के कहीं ना कहीं पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट और ये जुडिशरी वाली जो कंट्रोवर्सीज हैं इससे जुड़े हुए हैं। ये लॉ भी इसलिए लाया जा रहा है, कोई और मकसद नहीं है, एक ही मकसद है इस वक्त। तो क्यों नहीं बातचीत का वो दरवाज़ा खोला जाता? अभी आज बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान बातचीत करना चाहते हैं, तो आप दरवाजे खोलिए उनके लिए, उनको वेलकम करिए कि आइए बैठते हैं। आप मिल बैठेंगे तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखें जी, मिल बैठने की बात मैं तो पिछले 40 दिन से यानी 2 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन कभी जवाब आ जाता है कि जी नहीं, बिल्कुल आपसे नहीं बैठेंगे, आपसे नहीं बात करेंगे। कभी आ जाता है कि जी आप ये शराइत पूरी करें तो फिर आपके साथ बैठेंगे। मैं तो एक सियासी वर्कर के तौर पे बिल्कुल इस बात का दाई हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, सियासी लोगों के दरमियान जो है वो बिल्कुल बात होनी चाहिए, गैर मशरूत तौर पे उनको बैठना चाहिए और बैठ के हर मौजू के ऊपर जो है वो जिस मौजू के ऊपर भी कोई बात करना चाहिए उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और जब तक सियासी जमातें और पॉलिटिशियन जो है
ये इन मसाइल का हल नहीं निकालेंगे जब तक वो रूल्स ऑफ गेम के ऊपर मुतफिक नहीं होंगे, उस वक्त तक ये झगड़े ख़त्म नहीं होंगे। तो सर दावत दीजिए ना, ये तो आपने बड़ी जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट दी है, जो इंटेंट अच्छी है, ठीक है, सही इंटेंट का इजहार है, लेकिन दावत दीजिए बैरिस्टर गौहर को, अली ज़फ़र को, उमर अयूब को बुलाइए और बैठिए। आप तो अब खुद बैनुल सूबाई राब्ते के वज़ीर हैं, बड़ा अच्छा फोरम है आपके पास, अपनी मिनिस्ट्री में बुला लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से जब चाहें जब कहें मैं इनके पास आने को तैयार हूँ। ये मेरे पास तशरीफ़ लाएँ तो मेरे लिए एजाज़ होगा, इसमें तो कोई सर फॉर्मल दावत दे दीजिए ना उन्हें, एक खत लिखिए, ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री से दावत दीजिए, इसी प्रोग्राम से अनाउंस करिए कि मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ, बुलाइए, जुमे के बाद उन्हें चाय पे बुलाइए। चलें, ये इस तरह से अगर आप कहते हैं कि तहरीरी तौर पे दावत दी जानी चाहिए, लेकिन बाद में जो इनके जवाब पहले होते रहे हैं उसकी फिर जिम्मेदारी आप पे होगी, क्योंकि इससे पहले तो सर ब्लफ कॉल करना भी कोई चीज़ होती है ना, कॉल दैट ब्लफ। तो अगले दिन जो है वो फिर उसके बाद जिस किस्म का मामला होता है वो फिर आपके इल्म में है। तो अगर तहरीरी सर तौर वैसे पे इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा आपको, आप हुकूमत हैं, आप लीड रोल लें। मैं राना साहब आपको इस पे 100 दफ़ा शाबाशी दूंगा, आप लीड रोल लें, उनको दावत दें, जो बैकआउट करेगा वो खसारे का सौदा करेगा। देखें मलिक साहब, मामला ये है कि शायद इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि जी शहीन साहब बात करें, ये आने को तैयार हूँ, तो मैं इनको दावत देने को तैयार हूँ, ये मुझे दावत दें, मैं इनकी तरफ आने को तैयार हूँ, तो शायद इनके लिए भी मुश्किल हो कि ये अपनी पार्टी से, अपने कोलीग से, अपनी लीडरशिप से इस बात की परमिशन लिए बगैर अगर ये बात करें तो शायद कल को वो बात जो है उन्हें उसे इनके लिए जो है वो मुश्किल हो। मामला ये है ऑफ द रिकॉर्ड इनके कुछ लोग जो है वो हमारे साथ राब्ते में हैं भी। ऑफ द रिकॉर्ड जो है ये हमारे साथ तय करने के जी इस तरह की हमें दावत दी जाए तो हम इसको जो है वो एक्सेप्ट करके बैठ के इन मामलात के ऊपर बात करने को तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप जैसे जो लोग हैं जिनकी इज़्ज़त है, सारे पूरे मुआशरे में इज़्ज़त है, लेकिन हमारी तरफ भी है, इनकी तरफ भी है, वो लोग इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात ये है, बताइए शोएब साहब को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने मामलात के लिए जो है वो बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। शोएब साहब, ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक दूसरे की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, आप भी 2 कदम बढ़े, वो भी बढ़े। देखिए नदीम साहब, आपने जो बात की है, सारे मेरी तो कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस पर हाँ या ना करूँ। यही बात नेचुरली ये हमारी लीडरशिप फैसला करेगी और इमरान खान साहब फैसला करेंगे। लेकिन एक बात देखें, हमें बड़े बिटर एक्सपीरियंसेस हुए। राना साहब की स्टेटमेंट आप उठाएं, जब इन्होंने क्या कहा था, सिर्फ इन्होंने नहीं बाकी लोगों ने भी, आप डिज़ोल्व करें अपनी 2 असम्बलीज़ और हमसे इलेक्शन अगले दिन ले लें, इरेस्पेक्टिव का हमने इनके कहने पे किया। आपने 1947 तक चले जाएंगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं लंबी बात नहीं करना, अभी की बात मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। जब इनसे पूछा गया कि जनाब आप मुतालबा किया गया, हमने 2 सबने रिजॉल्व कर दिए, आए आप जनरल इलेक्शन की तरफ आ जाएं, इन्होंने जवाब क्या दिया कि जी वो हमारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये बेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है जिस पे आप जा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको अभी की बात करनी चाहिए थी। अभी राना सनाउल्ला एज मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आपको दावत दे रहे हैं बातचीत के लिए, आपको उसे वेलकम करना चाहिए। आपके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन कहिए कि अपनी लीडरशिप से बात करें। अगर देखें, अगर राना साहब करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि खान साहब क्या फैसला करते हैं, मगर अगर ये सीरियस हैं, संजीदा हैं, फिर शहबाज शरीफ की तरफ से जानी चाहिए। राना सनाउल्ला साहब बड़े जिम्मेदार आदमी अपनी पार्टी, पंजाब के सदर। मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट द इशू इज़ कि जिस लेवल पे आप इसको चाहते हैं, शहबाज शरीफ की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से, या उनकी रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से कि जी उनको ड्यूली ऑथोराइज्ड हैं, तो भेजें आप हमारे चेयरमैन को, मौजूदा चेयरमैन को भेज दें और हमारी वजीर कोर कमेटी मीटिंग ऑथराइजेशन के बगैर आपको बातचीत की दावत नहीं देंगे। नहीं, बहुत सारी बातें हमने देखी हैं माजी में। ये चूँकि आपने सडन सवाल किया, उनके जवाब में दिया है, मैं अभी इस पे बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर संजीदगी है तो हमारी लीडरशिप को भेजें। लेकिन एक बात देखें, खान साहब ओवर रिपोर्टिंग रोक दो, हद तक का कानून ले आओ, ये फलाना काम कर दो, खान साहब बातचीत करें, सारी चीज़ें वैसी हल हो जाए। खान साहब नहीं होनी जी, इनके साथ इसलिए नहीं होनी ना, 2 बातें हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हमारी सीटों पे ऊपर कब्जा कर रखा है। अब जो फॉर्म 47 की पैदावार होंगे वो हमारे साथ बेसिक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हमारा मुतालबा क्या है?
हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन बनाइए, आए इस मौजू को हल करिए, क्योंकि जब तक आवाम को आप हक़ हुक्मरानी नहीं देंगे तब तक कोई बातचीत आगे चल नहीं सकती। जब आपकी बुनियादी आपका कन्फ्लिक्ट है तो जिसने शायद आपने वो जो इमरान का धरना था ना 2014 वाला, वो आपने कवर नहीं किया, वो मैंने उसको रिपोर्ट किया हुआ एवरी सिंगल डे। और सारी लड़ाइयों के बाद आखिर में एक दिन इसहाक डार साहब और जहांगीर तरीन एक मेज़ के ऊपर बैठे थे, उसके नतीजे में जुडिशल कमीशन बना था। आप दोबारा 126 दिन डी चौक में बैठ जाएं, यू हैव टू टॉक। देखें, देयर इज़ ओनली वन वे आउट। इस मसले का हल सिंपल ये है कि आप आइन को बहाल कीजिए। आप जो जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत का माहौल आज भी मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन अपनी बात भी अगर कर लूँ तो 3 महीने के अंदर 5वीं FIR आज मैं ज़मानत करा कर आया हूँ। मैं अपने ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट बार का सदर रहा, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन रहा, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा, फाउंडर चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल रहा। मेरे जैसे बंदे के साथ ये हो रहा है। पंजाब में जो कुछ हमारे लोगों के साथ हो रहा है, कोई ऐसी इनकी तरफ से कोई ऐसी कोई है कि जो बातचीत करना चाहते हैं कि इनकी कोई ख्वाहिश हो, इनकी कोई नीयत हो इस मुल्क को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाना है? मुझे बताएं जो कुछ इस वक्त हो रहा है क्या ये आइन के होते हुए हो रहा है? जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरह वो खुसरू के ज़रिए हमारे रऊफ़ हसन साहब को तशद्दुद कराया और जिस अंदाज से उनके ऊपर अटैक हुआ, ये चीज़ें लीड करती हैं कि इनके पास ये सिवाय एस्टैब्लिशमेंट के एक मोरे के तौर पर काम करने के ये कोई और काम नहीं कर रहे। ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब UAE से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारड़ साहब, आपको वेलकम करता हूँ। क्या अपडेट है सर मीटिंग का? कोई इन्वेस्टमेंट की क्या खबर है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारती महाज पर एक बहुत बड़ी कामयाबी आज हुई है और अल्लाह ताला के फजल से अभी कुछ देर पहले जो उनकी मुलाकात हुई UAE के प्रेसिडेंट इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिन जायद के साथ, उस मीटिंग के बाद 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान नहीं हुआ, 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट हो गई है। और जो खबर रसां एजेंसी है मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकारी एजेंसी, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस रिलीज जारी की है और उस प्रेस रिलीज के तहत उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये 10 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए गए हैं। अब जब उन्होंने लफ्ज एलोकेट इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये 10 अरब डॉलर मुख्तस हो गए पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए। और वज़ीर आज़म का ये विजन था कि हमें लोन नहीं चाहिए किसी भी मुल्क से, हमारे तमाम बरादर ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक आज अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है और इस पर शहबाज शरीफ साहब दिन रात जो है वो मेहनत कर रहे थे और आज अल्लाह ताला ने इसका हल दिया है। तारिक साहब, ये 10 अरब डॉलर कोई खास सेक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए या ब्रॉडर टर्म में क्या चीज़ें? जी बिल्कुल मलिक साहब, आज जो मुलाकात हुई उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके एग्रीकल्चर से लेके माइनिंग से लेके एनर्जी तक ये ब्रॉडर सेक्टर्स जो हैं ये डिस्कस हुए और उसमें बहुत एतमाद का इजहार किया UAE के प्रेसिडेंट ने। और उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे माजी में भी रहे हैं और हम आइंदा भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो ये हम 10 अरब डॉलर जो है ये एलोकेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आज की खबर है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इससे पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेकाम मिलेगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह। तारिक साहब, एक लाइन में अगर ये बता सकें कि MBS का तवक्को थी कि बजट के करीब उनका भी दौरा पाकिस्तान मटेरियलाइज हो जाएगा, क्या तवक्को है अभी भी? जी देखिए, उनका दौरा जो है वो बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है, उसकी हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा, उस पर मुशावरत चल रही है और उन्होंने बिल्कुल यकीनन आना है। और आपके इल्म में है पिछले दिनों PM साहब ने ट्वीट भी किया था शाह सलमान की अदालत के हवाले से, तो उनके लिए भी हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो अच्छी सेहत अता फरमाए। तो बस इंशाल्लाह ताला उस पर भी मुशावरत जो है वो हो रही है। अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात, बहुत शुक्रिया। राना अताउल्लाह साहब और शोएब शाहीन साहब भी हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।